पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपसे मंगलसूत्र तक छीन लेगी और आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस को इससे बड़ी तकलीफ हुई और उसके नेता लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत यह है कि एक चीज से निकलते नहीं है कि वो दूसरे में फंस जाते हैं। मतलब एक गड्ढे से निकलते हैं और खुद ही दूसरे गड्ढे में गिरते हैं, कोई गिराता भी नहीं है। आज कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा कांड कर दिया कि नरेंद्र मोदी को फुल टॉस बॉल मिल गई और उन्होंने सीधा छक्का लगा दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को इस नए मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का एक हिडन यानी छुपा हुआ एजेंडा बाहर आ गया। कांग्रेस अब देश पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लगाएगी। कांग्रेस अब माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगा देगी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यह विरासत टैक्स की बात आई कहां से, इसका राहुल गांधी के सियासी गुरु से क्या कनेक्शन, और अगर यह वाकई में आया नहीं आया तो क्या होगा। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने आज विरासत टैक्स की बात करके कांग्रेस को दरअसल इसलिए घेरा क्योंकि कांग्रेस के एक बेशकीमती नगीने सैम पित्रोदा, अजब अजब लोग हैं भाई, इनके पास नगीना से कम नहीं है भाई साहब। ये जनाब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, इनके राजनीतिक गुरु भी कई बार कहे जाते हैं। ये विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो ये साथ साथ नजर आते हैं, और ये सही कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि ये राजीव गांधी के भी साथ साथ रहते थे। काफी जानकार आदमी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इन जनाब ने अमेरिका के शिकागो में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत की संपत्ति पर लगने वाले टैक्स की बात कह दी। अब बातचीत में वो इंग्लिश में समझाने लगे कि अमेरिका में तो इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, यहां तो यहां तक भी चलिए ठीक था, लेकिन असली गड़बड़ इसके बाद शुरू हुई जब सैम पित्रोदा भारत में इस तरह के टैक्स लगाने पर चर्चा की बात करने लगे तो फिर हंगामा मच गया। एक बार सैम पित्रोदा को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यह विरासत टैक्स है क्या चीज, और अगर यह आ गया तो कैसे मरने के बाद भी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But
when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. अब राहुल गांधी का बायां हाथ इनको कहिए या दाहिना हाथ कहिए, जो भी हाथ कहिए, लेकिन इस वक्त ये कांग्रेस का जो हाथ है उसके लिए स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वो हाथ खुजाते रह जाएंगे, वोट हाथ नहीं आएगा। ये सोचने, विचार करने, इस पर बहस करने के लिए कह रहे हैं कि आप जीवन भर अपनी संपत्ति इकट्ठा करें कि मरने के बाद कम से कम मेरा परिवार सही से चले, मेरे बच्चे, बीवी, माता पिता सब ठीक से चलें, और पता चले कि आपके मरने के बाद आपने 1 लाख रुपया जमा किया है तो 45,000 परिवार को मिलेगा, और पता चला 55,000 रुपया जो है वो चला गया कि समाज में बांट दो, समाज में बांट दो। आदमी जीवन भर काम करे, पसीना बहाए, भूखे पेट रहे, 10-10, 12-12 घंटे काम करे कि कुछ पीछे छोड़ के जाऊंगा परिवार के लिए, अब परिवार को मिलेगा ठेंगा। दरअसल इसको समझिए ढंग से कि ये सोच ही कितनी खतरनाक है, और इसलिए भी खतरनाक है कहने वाले राहुल गांधी के दाहिने हाथ हैं। इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स क्या होता है इसको भी समझिए। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी बनाई गई संपत्ति या पैतृक संपत्ति जो उसके उत्तराधिकारियों को मिलने वाली होती है, उस संपत्ति पर टैक्स लग जाता है। इसे इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। अमेरिका और जापान समेत दुनिया भर के कई देशों में इस टैक्स को लगाया जाता है। कई देशों में इस टैक्स की दर 50% से भी अधिक है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर से पहले इस टैक्स को लिया जाता है। इससे होता यह है कि विरासत की कुछ संपत्ति तो उत्तराधिकारी को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। इस टैक्स को लगाकर सरकारें अपना रेवेन्यू बढ़ा लेती हैं। और सैम पित्रोदा जिस अमेरिका का उदाहरण देकर इस टैक्स को भारत में लगाने के बारे में सोचने की वकालत कर रहे थे, उस अमेरिका के भी कुछ ही राज्यों में यह टैक्स लगता है, पूरे अमेरिका में नहीं लगता, और वहां टैक्स की दरें भी अलग अलग है। आपको यह भी बता दूं कि इनहेरिटेंस राइट्स को छीन लेना या उस पर टैक्स लगाना एक शुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा है, वामपंथियों की विचारधारा। कम्युनिस्ट विचारधारा के जनक माने जाने वाले कार्ल मार्क्स की भी यही विचारधारा थी। उनके प्रमुख सुझावों में विरासत में मिली संपत्ति पर अधिकार को पूरी तरह खत्म करने की बात भी थी। अब यही बात राहुल गांधी के गुरुजी कहे जाने वाले सैम पित्रोदा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा वाली ऐसी ही बातें कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी कर रहे थे, उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि भारत में विरासत टैक्स को लेकर क्या स्टेटस है। अभी देश में विरासत टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहां भी विरासत टैक्स वसूला जाता था। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता आज इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं कांग्रेस की सरकार में इस टैक्स को अलविदा कहा गया था। इनहेरिटेंस टैक्स को भारत में पहले स्टेट ड्यूटी कहा जाता था। इससे जुड़े कानून को 1953 में लागू किया गया था, जिसे संपत्ति शुल्क अधिनियम नाम दिया गया। यह कहकर लाया गया था कि आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा हो जाएगा इससे। इस कानून के तहत विरासत में मिली संपत्ति के कुल मूल्य का 85% तक स्टेट ड्यूटी देना पड़ जाता था। यह टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जिन्हें विरासत में 20 लाख रुपए से ज्यादा की मूल्य की संपत्ति मिलती थी। यानी एक जमाने में कांग्रेस की सरकार यह टैक्स वसूल चुकी है। हालांकि उस समय 20 लाख रुपए की संपत्ति होना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए बहुत कम लोग ही इसके दायरे में आते थे, इसलिए इससे सरकार को बहुत कमाई नहीं होती थी। साल 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया। उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा कि यह टैक्स समाज में संतुलन लाने और धन के अंतर को कम करने के लिए लाया गया था। हालांकि यह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इसे नेक इरादे से लाई थी, लेकिन वर्तमान हालात में यह सही नहीं। तो 53 से लेकर 85 तक यह टैक्स था ऑलरेडी देश के अंदर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को विरासत टैक्स का फंडा सही लग रहा हो सकता है कि आपको यह लगे कि विरासत टैक्स से देश में समानता आएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। दिक्कत ही क्या है इसमें? दरअसल यह विरासत टैक्स का जो फंडा है वो सुनने में भले अच्छा लगे, लेकिन यह खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, कई रिसर्च संस्थाएं इसका विरोध कर चुकी हैं। इंटरनेशनल रिसर्च थिंक टैंक टैक्स फाउंडेशन की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इनहेरिटेंस टैक्स खराब आर्थिक नीति है। यह लोगों की संपत्ति पर एक तरह का बोझ है। रिपोर्ट में अमेरिका का ही उदाहरण देते हुए कहा गया कि भले ही इससे अमेरिका में सरकारों का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन यह रेवेन्यू बहुत कम बढ़ता है।
और जनता पर टैक्स का बोझ ज्यादा आ जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर अमेरिका ये टैक्स वसूलना बंद कर दे तो करीब 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी और हर साल टैक्स में $8 बिलियन का अलग इजाफा होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत से देशों ने इनहेरिटेंस टैक्स को रेवेन्यू का खराब सोर्स बताया है। इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े खतरे का जिक्र अब बीजेपी भी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, जरा सुनिए, फिर बताऊंगा कि कांग्रेस क्या कह रही है। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है, परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। जब सैम पित्रोदा ने रायता फैलाया तो कांग्रेस पार्टी समेटने लगी, क्योंकि भाई साहब तो फैला दिए विदेश में बैठे बैठे। यहां चुनाव चल रहा था, फैल गया पूरा रायता। कांग्रेस ने तुरंत सैम पित्रोदा से किनारा कर लिया रायता समेटते हुए और कहा कि कांग्रेस का विरासत टैक्स का लाने का कोई प्लान ही नहीं है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के संदर्भ में बयान दिया और उसका कोई भारत से लेना देना नहीं है। उनके विचार हमेशा कांग्रेस के रुख को बताए, बहुत बार ऐसा नहीं होता। सैम पित्रोदा ने भी अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा? बीजेपी और मीडिया इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता सैम पित्रोदा के बयान की पैरवी कर रहे हैं। उदित राज को ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी को इसमें परेशानी क्या है? बीजेपी के लोग अमेरिका जाना ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी जी अमेरिका में जाकर के ट्रंप का प्रचार करते हैं। और चाहे शिवराज जी हों, राजनाथ जी हों, संजय जायसवाल जी हों या बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनके बच्चे हार्वर्ड आईवी लीग में पढ़ने जाते हैं। जो IITians हैं तमाम सारे हमारे सरकार के पैसे से इंजीनियरिंग करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं उस कंट्री में? अगर वो कंट्री अच्छी नहीं है, उनका सिस्टम अच्छी नहीं है, तो भारत में रहें। अगर इनकी संपत्ति से थोड़ा सा टैक्स लेकर जनता की भलाई में, रोड में और ग्रामीण उद्योग में, मनरेगा का पैसा पेमेंट में, रोजगार सृजन में और 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इनको मुफ्त में राशन न देने का इनको नौकरी दे रहे हैं, तो क्या खराबी कहा उन्होंने? यानी कांग्रेस के नेता, एक तरफ कांग्रेस रायता समेट रही है, दूसरी तरफ उदित राज फिर फैला रहे हैं कि इसमें क्या गलत है। कुछ गलत नहीं है भाई। एक काम कीजिए, कांग्रेस से ही शुरू कीजिए। क्यों नहीं कांग्रेस को जो चंदे में पैसा मिला 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, उसमें से 50-55% जो है वो दूसरों में बांट दिया जाए, देश को बांट दिया जाए। या फिर नेशनल हेराल्ड की जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें से कुछ संपत्ति जो है वो देश में बांट दी जाए। कांग्रेस पार्टी आज तो ये सफाई दे रही है कि उसका विरासत टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका प्लान नहीं है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के दिग्गज इसकी जमकर वकालत कर रहे थे। जुलाई 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने के लिए विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। फिर नवंबर 2012 में पी चिदम्बरम ने कहा था कि क्या हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथ में सीमित है? फिर भी वो ये कहने में सावधानी बरत रहे हैं कि विरासत टैक्स लाना चाहिए। यानी साल 2012 में भी कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाने पर विचार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ 2014 में चुनाव से पहले वो दिल्ली की करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को बांट रही थी, जिसके बारे में हमने आपको पहले पाठशाला में बताया है। देश की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जा रही है।
और देश के लोगों की संपत्ति जो है वो लेके देश में बांटो। ये हिसाब है। इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर फंसी कांग्रेस ने अपने बचाव में यह तर्क देना शुरू किया कि जब मोदी सरकार आई तब भी इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात हुई थी। कांग्रेस ने इसके लिए पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुराने बयान दिखाए और दावा किया कि मोदी सरकार के मंत्री तो खुद इसकी वकालत कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। हालांकि यह मुद्दा उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई, क्योंकि यह बात तो सही है कि उस वक्त जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर कुछ सुझाव रखे थे, कुछ बयान भी दिए थे, कुछ ट्वीट भी किए थे, लेकिन उस वक्त जयंत सिन्हा के सीनियर मिनिस्टर अरुण जेटली और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुझावों को खारिज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं बॉस, देश में ये संपत्ति पर टैक्स और विरासत टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जो ट्वीट दिखा रहे हो, जो सुझाव के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में तो पब्लिक को पता चलेगा, तो ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये टैक्स नहीं लगेगा और वो रोक चुके हैं। तो फिर सवाल कांग्रेस पे चला जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जयंत सिन्हा ने देश की पूरी आबादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने वालों के लिए सुझाव दिया था, जिनकी आबादी 0.05% से भी कम है। और नरेंद्र मोदी ने उसको भी कहा कि नहीं, ये इस देश में नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने इस सुझाव को भी दरकिनार कर दिया था। तो जो कांग्रेस आज पीएम मोदी से उनके स्टैंड के बारे में पूछ रही है, उसे यह पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने अपना स्टैंड तो 2014 में ही क्लियर कर दिया था। इसी तरह से अरुण जेटली को भी लेकर यह आरोप लगाया गया कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साल 2018 में इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, 2018 से 2024 आ चुका है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कोई टैक्स सिस्टम न लागू करती दिखी, न इसे लागू करने का कोई संकेत दिया। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लाने वाले। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा तो चुनाव के बीच में इस टैक्स पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इसकी वकालत कर रहे हैं। तो इसका सीधा मैसेज तो यही जाएगा कि कांग्रेस के मन में कुछ तो चल रहा होगा, नहीं तो राहुल गांधी के इतने करीबी ऐसी बात कैसे करेंगे। सैम पित्रोदा ने एक और मुद्दे पर कांग्रेस को फंसा दिया, जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। सैम पित्रोदा ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी देश की संपत्ति के सही तरह से बंटवारे के मुद्दे पर भी बात की। यह वही मुद्दा है जिसे लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को, घुसपैठियों को दे देगी। पीएम मोदी के हमले का जवाब देते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि यह तो एक पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके जरिए देश में संपत्ति का बंटवारा सही से हो सके। अभी भारत में न्यूनतम मजदूरी नहीं है। अगर हम ये कहते हुए न्यूनतम मजदूरी को देश में लाते हैं और ये कहते हैं कि आपको गरीब को इतनी मजदूरी तो देनी ही होगी, यही संपत्ति का बंटवारा है। अब सैम पित्रोदा तो संपत्ति के बंटवारे की बात पर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे की बात पर यू टर्न ले लिया। इतना प्रेशर बन गया 3-4 दिन में नरेंद्र मोदी के बयानों से कि राहुल गांधी ने गाड़ी ही उल्टी मोड़ ली, यह घुमाओ वापस लो। आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ये कहा ही नहीं था कि वो कोई एक्शन लेंगे। उन्होंने तो बस ये कहा था कि इसका पता करेंगे कि कितना अन्याय हुआ है। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि पहले राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे पर क्या कहा था। आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब राहुल गांधी, उनके ही उदाहरण के हिसाब से कहूं तो देश के इकलौते डॉक्टर होंगे जो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक्सरे कराना चाहता हूं कि आपको चोट लगी है कि नहीं, ये देखने के लिए। चोट का इलाज तो करने की मैंने बात ही नहीं की। मैं तो चोट का इलाज करूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक्सरे करा के देखना चाहता हूं कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी। तो एक्सरे कौन बात का करा रहे हैं बॉस?
जब इलाज ही नहीं करना है? इलाज करना ही नहीं है तो एक्सरे किस बात का करा रहे हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है? और जब ये पता ही नहीं कि किसके पास कितनी संपत्ति है तो हर रैली में क्यों बोलते हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है? न्याय यात्रा किस बात का निकाल रहे थे? अब राहुल गांधी भी अजीब बात कर रहे हैं कि पता करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। इससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। यानी राहुल गांधी एक तरह से ये कह रहे थे कि देश का वेल्थ सर्वे कराएंगे और देश में संपत्ति का समान वितरण कर देंगे। सुनने में तो बढ़िया लगा वादा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। इसलिए जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो अब राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया कि मैंने कुछ करने का तो कहा ही नहीं था, मैं तो खाली पता लगा रहा था।